मैं डॉक्टर मंजू कंचल, एसोसिएट प्रोफेसर मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम इसी मौद्रिक व्यवस्था टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए विशेष रूप से विनिमय का माध्यम क्या था, मध्यकाल में लेन देन का माध्यम क्या था, इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। और उसमें विनिमय का जो प्रमुख माध्यम, इसके पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं कि हुंडी के माध्यम से किया जाता था। तो अब ये हुंडी व्यवस्था क्या थी, इसके कितने प्रकार थे, कितनी तरह की हुंडियाँ समाज में प्रचलित पाई जाती थी, उसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। और उसमें जितने भी हमें साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, आदेश पत्र उपलब्ध होते हैं और वित्त विनिमय से संबंधित अन्य जो प्रपत्र हमें उपलब्ध होते हैं, और जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो मुगल काल में प्रचलित हुंडियों की प्रकृति के बारे में हमें पता चलता है। और उसमें एक इतिहासकार हैं ब्रज किशोर भार्गव, और ब्रज किशोर भार्गव ने हमें विभिन्न हुंडियों के प्रकारों का विवरण प्रदान किया है। और उसमें उन्होंने 2 प्रकार की हुंडियों के प्रकार बताए हैं प्रमुख रूप से। वैसे तो अन्य हुंडियाँ भी पाई जाती थी, लेकिन प्रमुख रूप से 2 हुंडियों के प्रकार ज़्यादा प्रचलित पाए जाते थे। और इससे इसकी जो पुष्टि है कि कितने प्रकार की होती थी और प्रमुख 2 प्रकार की हुंडियाँ किस प्रकार की हैं, उनकी अनेक शोध कार्यों से भी पुष्टि होती है। और उसमें सबसे पहले हम लेंगे पहली हुंडी, जिसे कि दर्शनी हुंडी के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि यह दर्शनी हुंडी क्या है। तो जैसे दर्शनी हुंडी के अंतर्गत जो परंपराएं प्रचलित थीं उस काल में समाज में, तो उस प्रचलित परंपराओं के अनुसार उस हुंडी को लिखित रूप में एक लिखित प्रपत्र जिसमें धन राशि लिखी गई है वह पेश की जाती थी बैंकर के सामने और खजांची के सामने, और वह लिखित धन राशि का भुगतान उसके द्वारा कर दिया जाता था। और ब्रज किशोर जी भार्गव ने दर्शनीय हुंडी को भी 2 भागों में बांटा है। एक है शाह जोग और दूसरी का नाम है धनी जोग। अब ये जो दर्शनीय हुंडी के 2 किस्में हैं या प्रकार हैं, शाहजोग और धनी जोग। तो शाहजोग क्या है? तो शाहजोग हुंडी का जो वर्णित राशि है, शाहजोग हुंडी में वर्णित राशि का भुगतान शाह को ही किया जाता था। अब शाह क्या है, इसका नाम शाहजोग क्यों पड़ा? तो शाह क्या है? शाह से मतलब है कि प्रतिष्ठित व साख वाला व्यक्ति। अब प्रतिष्ठित और साख वाले व्यक्ति से क्या मतलब है कि जिस समाज में किसी की साख यानी सम्मान, इम्प्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो पाया जाता हो। तो ऐसा कि ये नुकसान नहीं करेगा, खुद नहीं खाएगा, इस प्रकार की व्यक्ति जो पाए जाते हैं, साख वाला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, उसको ही इस राशि का भुगतान किया जाता था। यानी जो कि हुंडी में लिखित प्रपत्र के माध्यम से जो धन राशि लिखी होती थी, उसका भुगतान शाहजोग में उस साख वाले या प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही किया जाता था। इसी कारण इसको शाहजोग हुंडी के नाम से पुकारा जाता था। और इसके लिए केवल उसको पेश ही नहीं किया जाता था, बल्कि उस वाहक के और दावेदार के हस्ताक्षर भी लिए जाते थे, और हस्ताक्षर करना भी उसके लिए आवश्यक होता था। और इस प्रकार से हुंडी के भुगतान की जो प्रामाणिकता थी, उस प्रामाणिकता के आधार पर ही उस
साहा को यह उत्तरदायित्व वहन करना पड़ता था। यानी हस्ताक्षर युक्त पत्र लिया जाता था और जिससे कि जो साहा है यानी बीच में जो व्यक्ति है उसका उत्तरदायित्व इस हस्ताक्षर से प्रमाणित हो जाता था। इस आधार पर यह कार्य किया जाता था। अब दूसरी प्रकार की जो हुंडी थी वो कहलाती थी धनी जोग। अब धनी जोग में ये प्रथा प्रचलित थी उस काल में कि हुंडी का भुगतान करने के लिए धनी के आदेश पर ही कर दिया जाता था। यानी जो धनी व्यक्ति है वह आदेश दे देता था कि इस फला व्यक्ति को यह दे दिया जाए और वह लिखकर एक प्रमाण देता था, पत्र देता था और उस पत्र के आधार पर उसको भुगतान कर दिया जाता था। और जो ये हमें इस संबंध में लेटर प्राप्त हुए हैं उसमें एक लाइन लिखी हुई आती थी, धनी जोगरा रुपया हुंडी चालान का दीजो। धनी जोग रुपया यानी धनी हुंडी के आधार पर जो चालान आपको भेजा गया है उसके आधार पर इसको पेमेंट कर दिया जाए। और कुछ स्थानों पर जब इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं होती थी तो हुंडी के विक्रेता के आधार पर आदेश पर इसका भुगतान कर दिया जाता था। और उसमें एक उदाहरण हमें लिखा हुआ प्राप्त होता था जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें राख्या वाला अथवा बेचन वाला धनी, राजस्थानी भाषा है ये, और राजस्थानी में लिखा होता था राख्या वाला जिसने रख रखा है और जो बेचन वाला है वह धनी। और इस प्रकार से जो विक्रेता है बेचने वाला है उसके आदेश के अनुसार हुंडी का भुगतान कर दिया जाता था। अब ये तो थी दो दर्शनीय हुंडी में दो प्रमुख प्रकार। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार की भी हुंडियाँ इसमें पाई जाती थी और उनको जिन नामों से संबोधित किया जाता है वो है जैसे फरमान जोग, दिखावन हार हुंडियाँ आदि का वर्णन भी हमें इनमें ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अब ये फरमान जोग हुंडी क्या था? तो फरमान जोग हुंडी का भुगतान वर्णित देनदार व्यक्ति के आदेश पर होता था। यानी जो देने वाला व्यक्ति है वह एक फरमान जारी कर देता था और उसका भुगतान उसके आदेश पर कर दिया जाता था। और इस प्रकार से इन दूसरी है आपके जैसे अन्य में दिखान वार हुंडी में राशि का भुगतान उसके वाहक को हुंडी के भुगतान करने वाला द्वारा कर दिया जाता था। यानी जो वाहक होता था जो लेकर आया है उसको कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से राज्य के द्वारा ये हुंडियाँ विनिमय का एक माध्यम था और संचालित इस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती थी। इस प्रकार से पहला प्रकार था आपका दर्शनी हुंडी। दूसरा प्रकार है मुद्दती हुंडी। अब मुद्दती हुंडी क्या है, इसका मतलब क्या है, और उसमें कहा जाता है कि ये थोड़ी दर्शनी हुंडी से अलग प्रकार की है। और इस मुद्दती हुंडी में जो तिथि लिखी गई है उसके पश्चात या निश्चित सांकेतिक उद्देश्य के पश्चात उसका भुगतान उसका किया जाता था। यानी एक निश्चित तिथि पत्र में लिख दी गई है और उसके पश्चात उसका भुगतान किया जाता था और कोई संकेत दिया गया हो कि इस उद्देश्य है, एक संकेत दिया गया हो कि इस हुंडी का ये उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य के पश्चात ही इसका भुगतान किया जाता था। मुद्दती हुंडी सहजोग, धनी जोग, फरमान जोग, जोखमी जोग, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार इसके पाए जाते थे। और प्रमुख रूप से ये मुद्दती हुंडी के 4 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और पहले के जो 3 प्रकार हैं
वह तो दर्शनी हुंडी के समान ही है, जिसमें आपके सहा जोग हुंडी हम पहले पढ़ चुके हैं, और मुद्दती हुंडी, धाणी जोग, फरमान जोग, ये हम दर्शनी हुंडी में भी पढ़ चुके हैं। चौथा जो प्रकार था जोखमी जोग, वो दर्शनी हुंडी में हमने नहीं पढ़ा और ये उससे भिन्न है। अब जोखमी जोग जो है वो क्या होती थी, यानी जोखमी हुंडी क्या थी। जोखमी, जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि सुरक्षा, जोखम उठाने वाली हुंडी। यह हुंडी एक बिल के समान होती थी, बीजक के समान होती थी, और इसमें सबसे इस हुंडी का जो प्रचलन था वो सबसे ज़्यादा इसका वर्णन जो है यूरोपीय यात्री बर्नियर ने किया है। आपको पता है कि यूरोप के कई यात्री भारत में आए थे और उन्होंने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की समय समय पर यात्राएं की, और उन यात्राओं के लिए व्यापार के संदर्भ में भी उन्होंने यात्राएं की। तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन ले जाने के लिए हुंडी व्यवस्था एडॉप्ट करनी पड़ती थी, और इसी में एक यूरोपीय यात्री जो भारत यात्रा पर आया, बर्नियर जिसका नाम था, उसने भी इसका वर्णन किया है जोखमी हुंडी का, और उसने ये कहा है कि ये जो इस प्रकार की जो हुंडी थी उसका प्रचलन प्राचीन काल में भी था, यानी भारत के प्राचीन काल में भी इस प्रकार की हुंडियों का प्रचलन पाया जाता था। और जोखमी हुंडी का जो भुगतान है वह इसके अर्थ के आधार पर यदि हम देखें तो माल के सुरक्षित रूप से पहुंच जाने पर निर्भर करता था। यानी इस हुंडी का सबसे बड़ा दावा ये होता था कि सुरक्षित रूप में जिस स्थान पर इसको चाहा गया है वहाँ पर इस हुंडी का भुगतान हो जाएगा, इसकी गारंटी इसमें हुआ करती थी। और ये देखा जाता था कि किसी भी वस्तु को भेजने के लिए या भुगतान के लिए बाद में उसका निरीक्षण किया जाता था कि जिस वस्तु की डिमांड की गई थी वो या जो भेजी गई थी उसमें कोई कमी तो नहीं है, कम तो नहीं है ये वो, और उसकी प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हुई है। और इसके लिए जो उत्तरदायित्व था पूरा उसका माना जाता था जो कि हुंडी प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हुंडी भेजने वाला जोखिम की रकम भी इसके कारण वसूल करता था, क्योंकि वो सुरक्षा देता था और सुरक्षा देने के कारण वह जोखिम की रकम भी वसूल करता था। और अब प्रश्न ये उठता है कि जो जोखिम की रकम वो वसूल करता था उसकी दर कितनी थी, उसका पेमेंट कितना होता था। तो ये कमीशन, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सामान्य हुंडी से अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सामान्य हुंडी से जो कि मुद्दत ये दर्शनी हुंडी है या फरमान जोग है या धाणी जोग है, साहा जोग है, इन हुंडियों से इसका कमीशन की जो दर होती थी वो अधिक होती थी। और इस तरह की जो हुंडी लिखने वाला होता था, चाहे वो बैंकर हो, बीमादाता हो, और दोनों के रूप में वो काम करता था। और कहा जाता है कि उस समय मध्यकाल में, जबकि हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले रेल व्यवस्था नहीं थी, रेलें शुरू नहीं हुई थी, तो उधार लेने का प्रमुख साधन यही हुंडी माना जाता था। और इसी के माध्यम से व्यापार का लाना ले जाना, वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो बंजारों के द्वारा काम होता था वह इसी हुंडी के माध्यम से होता था, और उनको व्यापार के रूप में प्रयोग लाने का कार्य इस जोखमी हुंडी के माध्यम से किया जाता था। तो अब मुद्दती हुंडी में जो प्रमुख अलग भिन्न प्रकार की हुंडी थी उसको हमने देखा कि जोखमी हुंडी क्या थी। अब इसके अलावा अगर जो दूसरी प्रकार की हुंडियां हैं, किसी भी कारण से हुंडी खो गई है या
अगर उसकी सही स्थान पर माल नहीं पहुंचा है, खो गई है, चोरी हो गई है, तो उसमें हुंडी जो ग्रहण करता था वो दूसरी एक प्रति लिखकर प्रार्थना कर सकता था और अपनी जो हुंडी है वो प्राप्त कर सकता था। और इस प्रकार से उसमें उसको ये लिखना होता था कि मूल हुंडी कब भेजी गई थी, किनके नाम से भेजी गई थी, और उसका पूरा विवरण देते हुए यह खजांची को पूरा एक पत्र देता था। और उसके बाद उसका रोकड़ बही जो खाता होता था जिसमें कि लेन देन का हिसाब लिखा जाता था, उससे मिलान किया जाता था कि पूर्व में हुंडी कौन सी आई थी, अब ये जो हवाला दे रहा है कि उसकी खो गई है तो किस प्रकार के नाम और उसका कब दी थी, पता पूरा है या नहीं है, उससे मिलान करने के बाद उसका भुगतान किया जाता था। और जब तक मिलान नहीं होता था उसका भुगतान नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यापारियों को का धन प्राप्त करने के अनेक साधन हुंडी के माध्यम से किए जाते थे। और उसके द्वारा जो कमीशन, अगर हम कमीशन की बात करें तो कमीशन की जो दर थी बैंकर्स की वो भी अलग अलग थी। और वो दर प्रति माह 1.5 रुपया प्रति सैकड़ा, 2.5 रुपये प्रति सैकड़ा के बीच में प्रमुख रूप से पाई जाती थी। तो कमीशन की जो दर थी वो 1.5 रुपये से लेकर 2.5 रुपये प्रति सैकड़ा के हिसाब से निश्चित की जाती थी। और कई स्थानों पर इससे भी ऊंची दरें पाई जाती थी। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है जिसमें बैंकर्स के द्वारा 17वीं शताब्दी का एक उदाहरण है। आमेर राज्य के अंतर्गत राज्य के खजाने को, जो आमेर राज्य का खजाना था, राजकीय खजाना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इस हुंडी का प्रयोग किया गया था। और उसमें कर्ज पर 1 रुपया प्रति सैकड़े के हिसाब से ब्याज लिया गया था। ये उदाहरण हमें आमेर राज्य का उपलब्ध होता था। और जिसमें जोखिम नहीं होती थी उसमें ब्याज कम लिया जाता था, कमीशन कम लिया जाता था और कई बार नहीं लिया जाता था। और जिसमें रिस्क ज़्यादा होती थी, जोखिम ज़्यादा होती थी, तो उसमें ये कमीशन ज़्यादा लिया जाता था और इसकी सीमा बढ़ती जाती थी। जैसे व्यापारियों के साथ लेन देन में हुंडियों पर 2.5% के हिसाब से ब्याज का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा दलाली के रूप में, यानी कमीशन जिसे हम कहते हैं, दलाली के रूप में खर्च की उसको हुंडावण के नाम से पुकारा जाता था। यानी दलाली के इस खर्च को हुंडावण के नाम से लोकल लैंग्वेज में उसमें पुकारा जाता था। और 19वीं शताब्दी तक उस काल में यही प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, यही व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और उसमें एक और इतिहासकार हैं हमारे इरफान हबीब। इरफान हबीब ने विभिन्न भारतीय जो व्यापारिक केंद्र थे उनमें जो प्रचलित ब्याज की दरें थीं उनका वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। और उनकी पुस्तक में एक लेख जो उन्होंने लिखा है, यूसरी इन मेडाइवल इंडिया, में इसका विस्तृत विवरण उन्होंने किया है। इसके बाद अभी हमने पढ़ा प्रचलित विनिमय दरें। अब है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए प्रारंभ में स्थापित की गई थी, उनका विनिमय वो किस प्रकार से करते थे, यानी किस प्रकार से लेन देन का काम करते थे। और कहा जाता है कि अंग्रेजों के भारत में, जब भारत में वो आए थे तो शुरू में भारतीय जो बाजार में उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता था। और कहा जाता था कि उनसे इसी कारण ज़्यादा ब्याज लिया जाता था, या ब्याज की जो दर थी वो ज़्यादा ली जाती थी, क्योंकि उन पर विश्वास, चूँकि वो अंग्रेज भारत में आए ही थे, व्यापार उन्होंने शुरू ही किया था, तो इसी कारण उन पर विश्वास नहीं होता था।
इसका एक उदाहरण हमें 16वीं शताब्दी का देखने को मिलता है, 17वीं शताब्दी का। और उसमें 1617 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने एक कंपनी स्थापित की थी। उसमें 40,000 रुपये भारत में संकलित करने के लिए उन्होंने 3% प्रतिमाह से कम दर पर धन प्राप्त करने के परामर्श को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। और इसका कारण क्या था कि 3% से कम एक महीने का ब्याज है, फिर भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका कारण है यहाँ के लोगों की गरीबी, और दूसरा कारण है उनको लूट का डर भी था। और इसी कारण ये समस्या प्रारंभ में अंग्रेजों की कंपनियों के साथ स्थापित हुई। अब इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ में अंग्रेजों की साख यानी उनकी पेठ, जिसको हम देशी भाषा में कहते हैं, भारत में जमने लगी और उन्हें 3% से कम ब्याज दरों पर भी धीरे धीरे भारतीय जो व्यापारी थे उन्हें कर्ज देने लगी। और इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो ये ब्याज की दरें थी उनको इतिहासकारों ने एक सारणी के माध्यम से समझाने का या स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और इरफान हबीब ने हमें एक सारणी प्रदान की है जिसमें सूरत और अहमदाबाद में ये किस प्रकार की दरें निर्धारित थी, अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से ब्याज लिया जाता था, वह उसमें स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए जैसे 1624 का एक उदाहरण है। सामान्य जो बाजार में ब्याज की दर है वो है 1%। तो 1624 ईस्वी में सामान्य ब्याज की दर 1% इसमें प्रतिमाह बताई गई है। 1634 ईस्वी में जब अंग्रेजों की पेठ या साख जम गई भारत में, तो उसका जो प्रतिशत है वो 1/8% हो गया। इसके बाद कंपनियों के द्वारा 1935 में कंपनियों, एक उदाहरण और मिलता है, कंपनियों के द्वारा प्राप्त उधार का जो पत्र प्राप्त होता है उसमें 1% दिखाया गया है। वही एक और पत्र मिलता है 1642 का, और उसमें कंपनी के द्वारा प्राप्त धनराशि की ब्याज जो दर है वो 1 से 1.25% दिखाई गई है। और कई बार ये समय के साथ साथ 1651 में, 1652 में, 1654 में और 1657 में 1% से कम भी रही समय समय पर। 3/4%, 1/2%, 5/8%, तो इसमें फेरबदल होता रहा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूरत की जो कंपनी थी उसकी साख या पेठ बैठ जाने के बाद ये प्रतिशत कम, आवश्यकता के अनुसार कम भी होता रहा। इसके बाद एक और इरफान हबीब ने अहमदाबाद का उदाहरण दिया है, और अहमदाबाद में इनकी जो व्यापारिक कंपनी थी उस व्यापारिक कंपनी में ये 1640 का एक उदाहरण दिया है जिसमें अंग्रेजों द्वारा प्राप्त धन की जो ब्याज दर थी वो 1.5% से भी ऊपर बताई गई है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि समय समय पर ये दर बढ़ती चली गई। और आगरा का एक उदाहरण उस काल का हमें देखने को मिलता है जब अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी आगरा में स्थापित की गई थी, और उसमें प्रमुख रूप से 1%, 3/4%, 5/8% ब्याज की दर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो दर थी वो तो उत्तरी भारत की थी। अगर हम इसी संदर्भ में दक्षिणी भारत के उदाहरण देखें तो दक्षिणी भारत में दर, ब्याज की जो दर थी वो उत्तरी भारत से बहुत ज़्यादा थी। उदाहरण के रूप में 1635 का एक उदाहरण हमें प्राप्त होता है, और उसमें मूसलीपट्टम में जो कंपनी के द्वारा व्यापार किया गया उसमें
10,000 पगोड़ा उन्होंने प्राप्त किए और उन पर जो ब्याज की दर लगाई गई वो थी 2 से 2.5% ब्याज की दर लगाई गई। और जो गोलकुंडा का एक उदाहरण लें तो उसमें 1645 ईस्वी में 1.5% ब्याज की दर लगाई गई। इसी प्रकार से मूसलीपट्टनम में 1636 का एक उदाहरण है जिसमें 16,000 पगोड़ा पर 2.5 या 3% ब्याज की दर लगाई गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इन सारणियों का अध्ययन हम यदि करें, आपको ये सारणियाँ जो मटेरियल भेजा जाएगा पीडीएफ में उसमें आपको ये देखने की मिलेगी और उससे आप आसानी से इस सारणियों का अध्ययन कर सकते हैं। और इससे इन सारणियों के अध्ययन से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। क्या बातें स्पष्ट होती है? पहली बात, ये उस काल में डिसाइड था अंग्रेजों के आने के बाद कि ब्याज की दर प्रति माह के हिसाब से दी गई थी, यानी जो ब्याज लगाया जाता था वो हर महीने के हिसाब से लगाया जाता था। और 17वीं 18वीं शताब्दी में ये प्रथा सामान्य प्रथा थी जो प्रचलित रही व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इसके अलावा दूसरी बात जो इससे स्पष्ट होती है वह यह है कि उस काल में जो कर्ज दिया जाता था वह अल्प अवधि के लिए दिया जाता था। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए प्रतिमाह ब्याज पर कर्ज नहीं दिया जाता था, कम अवधि के लिए दिया जाता था। तीसरी बात इससे जो ये स्पष्ट होती है कि ब्याज यौगिक नहीं होता था। जैसे आज वर्तमान में कई स्थानों पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता था, ब्याज यौगिक नहीं होता था, बल्कि यह सामान्य इसकी ब्याज दर हुआ करती थी और ब्याज लिया जाता था। और चौथी बात जो इससे स्पष्ट होती है वह यह है कि यथासंभव ब्याज दर बाजार में प्रचलित ब्याज दरों से कुछ अधिक पाई जाती थी, यानी जो भारतीयों के लिए जो ब्याज दर थी उससे थोड़ी सी अधिक इनके लिए रखी गई थी। और उसमें पेठ की बात आती है, साख की बात आती है, उसके कारण भी ये दर उनसे कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और जो स्थानीय शासकों को जो सर्राफों के द्वारा साहूकारों के द्वारा जो कर्ज दिया जाता था उस पर हम क्या देखते हैं कि सामान्य 1 रुपया प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाता था। ये स्पष्ट था कि प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और उस पर 1 रुपया 1 महीने में लिया जाता था, उस हिसाब से ब्याज लिया जाता था। और जो अंग्रेज़ों की व्यापारिक कंपनियां थीं, जब स्थानीय शासकों से ये लेते थे तो वो भी इस प्रचलित दर के हिसाब से वो उनको ये पता था कि इनकी दर यह है, और इसी कारण हमेशा अगर इससे ज़्यादा लिया जाता था, जैसे उदाहरण के लिए 1 रुपया प्रति सैकड़ा प्रति माह की दर से अगर ज़्यादा लिया जाता था तो जो कंपनी के अंग्रेज़ों की कंपनी के प्रबंधक होते थे वो अनिच्छा अपनी जाहिर कर देते थे। और इसका परिणाम ये निकलता था कि अगर मतलब इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर दर ज़्यादा है, रुपयों का परिमाण का अधिक होना या दर रुपया अधिक है और ब्याज अधिक है तो उसमें रुपयों की वापसी का जोखिम कम रहता था, ऐसा भारतीय विद्याताओं का मानना था। और इससे उनको लाभ की प्राप्ति अधिक लाभ होता था, और इसी प्रकार से कर्ज की व्यवस्था उस काल में इन अंग्रेज कंपनियों के साथ की गई थी। अब ऐसा कंपैरिजन भी हमें मिलता है कि जैसे 2 शहर हैं, सूरत है, अहमदाबाद है, तो इनकी कभी सूरत की ब्याज की जो दरें होती थी उनमें गिरावट आ जाती थी,
अहमदाबाद की ब्याज की दरों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। जैसे इस जो सारिणी का अध्ययन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सूरत की ब्याज की जो दर है वो सामान्यतः आधे प्रतिशत से 1% प्रति माह के बीच में प्रचलित पाई जाती थी। और यही दरें हमें अहमदाबाद में भी मिलती हैं, आगरा में भी मिलती हैं, लेकिन दक्षिण में विशेष रूप से गोलकुंडा में और कोरोमंडल तट पर ये दरें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और उनमें 1.5% भी मिलती हैं और इनमें उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलता है। अब ये अंतर क्यों था, इसके बारे में अगर हम मालूम करें तो हमें इसका कोई वस्तु स्थिति, वास्तविक स्थिति हमें पता करना बहुत ही कठिन सा लगता है। और ये जो ब्याज की दरें हैं ये इस बात को, इस विषय को और भी महत्वपूर्ण बना देती हैं कि भारत में प्रचलित ब्याज की दरें यूरोप में प्रचलित दरों से दुगनी थी और दुगनी से भी अधिक पाई जाती थी। तो इस प्रकार से हमें ये बैंकिंग व्यवस्था देखने को मिलती है सल्तनत काल में, मुग़ल काल में और अंग्रेज़ों के शासनकाल में। क्योंकि मुग़ल काल में हम देखते हैं कि अंग्रेज कंपनियां भारत में स्थापित हो गई थी। और निष्कर्ष रूप से यदि हम देख रहे हैं तो ये जो आंकड़े हमने देखे हैं व्यापारिक लेन देन में जो प्रयुक्त वित्त की जानकारी जो हमने प्राप्त की है, मध्यकाल के किसी भी समय में इसकी संपूर्ण जानकारी इसको कहना कठिन होगा, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा भारतीय वित्त के आधार पर अपने पूरे व्यापार का संचालन करने के लिए भारतीय वित्तदाताओं की वित्त क्षमता के विषय में हम कह सकते हैं कि इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यानी अंग्रेजों के व्यापार में भारतीय वित्तदाताओं के द्वारा जो कर्ज देते थे, बैंकर्स थे, उनकी जो क्षमता है, वित्त क्षमता है, उसका उदाहरण हमें इन सारी जानकारियों से प्राप्त होता है। और ये सारी चीज़ें भारतीय व्यापारियों और वित्तदाताओं के बीच में वित्त के लेन देन का जो माध्यम था, विनिमय जिसको हम कहते हैं, उस पर पर्याप्त प्रकाश डालने के लिए सहायक बनती हैं। और जो सर्राफी व्यापारी द्वारा बड़ी मात्रा में वित्त विनिमय को भी प्रकट करते हैं। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि विनिमय का जो ये व्यापारियों के बीच में, कंपनियों के बीच में, वित्तदाताओं के बीच में जो माध्यम हमें देखने को मिला है, इसकी जानकारी साक्ष्यों के रूप में हमें मालूम होती है, ब्याज दरों के माध्यम से मालूम होती है और राशि के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इसके साथ ही ये विनिमय का जो माध्यम था, हुंडी, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।